हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, जैसे कि आपके लिए एक टारगेट 12th नीट और आईआईटी के लिए एक सिलेबस स्टार्ट किया गया है, फुल ईयर कोर्स स्टार्ट किया गया है और रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही हैं, पर डे मिल रही हैं और कोई कोई दिन स्किप भी हो जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से। फिर भी हम आपको कोशिश रखते हैं कि पर डे वीडियोस दें। देखिए, आज रात ये 12 से 1 बजे के आसपास वीडियो बनाई जा रही है, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखें और इसका बेनिफिट उठाइए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आज आप ध्यान से समझ लेते हैं तो ज़िंदगी में इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, आईआईटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए, आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये देखिए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर सकती हैं, ये आयंस पर डिपेंड कर सकती हैं। बात क्लियर। दूसरी बात, ये डिपेंड किस पर नहीं करती, ये डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। यहां क्वेश्चन बनता है कि किस पर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर है तो मॉलिक्यूल, नॉन पोलर है तो आयंस, यानी कि नेचर पर डिपेंड नहीं कर सकती बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। मान लीजिएगा हमने कोई सॉल्यूट, ठीक है ना, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो देखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। दीज आर ऑफ फोर टाइप्स। नंबर वन बच्चों, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा होता है बच्चों, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। देखिए ध्यान से बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और ध्यान रखना, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। आपको एक बात बताऊं, ये 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बट बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यहां क्वेश्चन जरूर बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं। तो देखिए आगे चलते हैं, इनको तो हम आगे और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बच्चों, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। देखिएगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। जब हमारे पास सॉल्वेंट है, क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है, तो मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर P0 है। क्या है बच्चों, P0 है। और जैसे ही हमने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने इसमें डिसॉल्व किया, तो आपको मालूम है ये सॉल्यूशन बन गया।
क्या बन गया बच्चों, ये सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है इसको डिनोट कर रहे हैं हम पीएस से। किससे बच्चों, पीएस से। तो देखिए ध्यान से, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व कर देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है लेकिन वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट। क्लियर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पीएस। क्लियर, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में डेफिशिएंसी, कमी। क्या, ज्यादा वाले में से हम लोग माइनस कर देते हैं कम वाले को तो लॉरिंग आ जाता है, और ज्यादा किसका होता है, सॉल्वेंट का, यानी कि पी नॉट माइनस सॉल्यूशन का पीएस। ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। अब रिलेटिव हम निकालते हैं बच्चों। देखिए क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। क्या जो आपका ये लॉरिंग आया, जो डिफरेंस आया, इसको ओरिजिनल से हम डिवाइड कर देते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो ये हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया। तो आप समझते हैं बच्चों कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। और हमें लॉरिंग निकालना है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं, और रिलेटिव निकालना, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो डिफरेंस आया उसको ओरिजिनल से हम डिवाइड कर देते हैं। बात क्लियर हुई? तो देखिए ध्यान से, ये था आपका पहला पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए बच्चों, हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या लेते हैं बच्चों? नंबर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए ध्यान से, नंबर 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक पॉइंट पढ़ाना चाहते हैं, ऑस्मोसिस। आप इसको ध्यान से पढ़िए, ये ऑस्मोसिस होता क्या है। देखिए इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ऑस्मोसिस होता क्या है, हमारे पास एक वेसल, क्या बच्चों, एक हमने वेसल लिया, ठीक है ना, एक ये वेसल ले लिया। इस वेसल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमने 2 पार्ट में इसको वेसल को डिवाइड कर दिया, और 2 पार्ट में हमने इस वेसल को जो डिवाइड किया वो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिवाइड किया। ये हमारे पास एक, बच्चों ध्यान से समझना, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं एसपीएम, शॉर्ट में एसपीएम। क्लियर? देखिए पहले इधर हमने एक सॉल्यूशन लिया बच्चों, एक सॉल्यूशन इधर फिल कर दिया। मान लीजिए इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी मेरे पास वो 0.2 m थी। एक सॉल्यूशन मैंने इधर लिया, इस सॉल्यूशन की जो मेरे पास कंसंट्रेशन थी स्टूडेंट्स, वो मेरे पास थी 0.3 m। बात क्लियर? तो यानी कि मैंने एक लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया, एक हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस वेसल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक सवाल उठता है, सर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए मैं बता देता हूं, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास आउट करे, सॉल्यूट के पार्टिकल को पास आउट ना करे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। दोबारा फिर समझिए बच्चों, वो मेम्ब्रेन यानी कि दोज मेम्ब्रेन विच परमिट द पास आउट ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स बट नॉट सॉल्यूट इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट को पास आउट करती है, सॉल्यूट को नहीं करती, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर ऑफ 2 टाइप्स, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 क्या, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो बच्चों प्लांट मेम्ब्रेन की हो सकती हैं, वो एनिमल मेम्ब्रेन की हो सकती हैं। हमारी जो आउटर स्किन होती है, जस्ट इनसाइड द आउटर स्किन,
जस्ट बिलो द आउटर स्किन। आउटर स्किन को हम एपिडर्मिस कहते हैं और एपिडर्मिस के नीचे जो स्किन होती है उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो एंडोडर्मिस की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है, जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है, सेलोफान होता है बच्चों। दीज आर द नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और पिग गॉल ब्लेडर इज वेल नॉन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पिग गॉल ब्लेडर इज वेल नॉन नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये थी ए टाइप की नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी होती है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जो फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड मेम्ब्रेन होती है, जैसे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती है। तो हमने बताया आपको कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, यानी कि वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से केवल सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट पार्टिकल को पास आउट करती है, सॉल्यूट को नहीं करती, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सी होती है बच्चों? जैसे पिग गॉल ब्लेडर, जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन जस्ट इनसाइड द स्किन, जैसे सेलोफान। और आर्टिफिशियल कौन सी होती है? जो फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनाई जाती हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या बच्चों? कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ा रहे थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमने क्या किया कि एक वेसल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वन साइड लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, अदर साइड हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। तो देखिए, अगर ये सॉल्यूशन है तो मेरे पास इस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो ध्यान से सुनिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, spontaneous flow of solvent from lower concentration to higher concentration, spontaneous flow of solvent from lower concentration to higher concentration through the semi permeable membrane is known as osmosis. Through the semi permeable membrane is known as osmosis. बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझिए कि जो ऑस्मोसिस होता है, क्वेश्चन यही बनता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है। ध्यान से समझिए, धीरे धीरे जब सॉल्वेंट इधर चला जाएगा, जब सॉल्वेंट इधर चला जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो जब इसकी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, तो ये जो सॉल्वेंट है ये फिर इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें इसको आने इधर नहीं देना। तो हम इस सॉल्यूशन पर एक एक्सर्टेड प्रेशर लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, द मिनिमम एक्सर्टेड प्रेशर, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं कि जो इस सॉल्वेंट को दोबारा इसी सॉल्यूशन में आने से रोकने के लिए जरूरी होता है। वही एक्सर्टेड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। वही प्रेशर क्या होता है बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो जो ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप्स। क्या बच्चों? ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप। क्या? एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। क्या बच्चों? एंडोस्मोसिस, ठीक है ना, एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या होती है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्या बच्चों? जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, तो उस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस। और जब सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल के इनसाइड जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, उसे कहते हैं एंडोस्मोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोस्मोसिस। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी बच्चों। कौन कौन सी करी? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा हमने डिस्कस किया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। तो मैं समझता हूं कि बच्चों आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। हाँ बच्चों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आपने देखा भी होगा थंबनेल में, या आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं बच्चों। एक वीडियो मैंने अपलोड किया कि स्कूल टीचर से बचिए, स्कूल टीचर से बचिए, ठीक है ना, स्कूल टीचर से बचिए। ये मैंने क्यों अपलोड किया? ये मैंने टीचर्स के हित को देखते हुए नहीं अपलोड किया, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखते हुए अपलोड किया। क्योंकि मैंने देखा है कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, वो स्टूडेंट के साथ कोचिंग में मेहनत नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाते। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन क्या होता है कि वो टीचर्स कम से कम सुबह मॉर्निंग 7 AM से लेकर 3 to 4 PM तक स्कूल में उनको वर्क करना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाना भी है, स्कूल में फीस भी डिपॉजिट करनी है, कुछ
कल्चरल एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना है, स्कॉलरशिप भी देखना है, एडमिशन भी देखना है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ कोचिंग में मेहनत करते ही नहीं। और मैंने खुद देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने उन टीचर्स के यहां कोचिंग पढ़ा वो टॉप नहीं कर पाए, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, ग्रेटर देन 90% केमिस्ट्री में नंबर नहीं ला पाए। और मेरा स्टूडेंट, अधिकांश स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ता है, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट केमिस्ट्री के पढ़ते हैं तो मैंने अक्सर देखा है 70 स्टूडेंट्स मेरे 90% से ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में ले आते हैं। एक रीजन तो मैं इसलिए मना करता हूं कि स्कूल के टीचर्स के यहां बिल्कुल मत पढ़िए, वो आपके साथ मेहनत नहीं कर पाते, प्रॉपर हाई लेवल की मेहनत नहीं कर पाते। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, कि जो भी स्कूल के टीचर्स होते हैं एकेडमिक लेवल के, वो ज्यादा से ज्यादा एमएससी होते हैं और बीएड हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एमएड कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 20 क्वेश्चन याद करने से बीएससी हो जाती है, 20-30 क्वेश्चन से एमएससी हो जाती है। और इतना बड़ी बात बीएड नहीं, प्राइवेट कॉलेजों से बीएड कर करके इन कॉलेजों में 10-10 हजार का जॉब कर रहे हैं, 10,000 का जॉब कर रहे हैं, और बच्चों को बाध्य कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कोचिंग के लिए कि हम तुम्हें प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे। उनको डांटते हैं, धमकाते हैं, उनको अपने यहां पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं और अपना उल्लू सीधा करके स्टूडेंट्स का नुकसान कर देते हैं। तो पेरेंट्स ध्यान रखिए, मैं आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको मेरी इस बात में कुछ गलत दिखाई देता है तो फिर आप लोग मेरे को कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, स्कूल टीचर को नॉलेज भी नहीं होती। मैं आपको बताऊं, आप कहोगे सर ऐसे इररेलेवेंट बात क्यों कर रहे हैं, सच्चाई है, स्कूल टीचर को नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना। वो इतना पढ़ा नहीं सकते, डीपली डिटेल नहीं पढ़ा सकते। और हम जैसे प्राइवेट टीचर, ठीक है, हम लोग नीट और आईआईटी को पढ़ाते हैं, नीट और आईआईटी क्वालिफाइड टीचर हैं, हम नीट फाइटर हैं, अपने टाइम के सीपीएमटी फाइटर्स होते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन कहीं भी किसी भी बुक से, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक नॉर्मल में एक बुक का एग्जांपल देता हूं, ये बुक है, नीट आईआईटी की बुक है, इसमें लगभग 5 से 8 हजार ऑब्जेक्टिव हैं। आप किसी पेज को खोलिए, कहीं पर उंगली रखिए, मैं मिनट से पहले आपको जवाब दूंगा। और आप अपने सरकारी टीचर से, आप अपने स्कूल के टीचर से किसी भी रैंडम बुक को उठा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, जवाब नहीं दे सकते। 80% 90% टीचर फेल हो जाते हैं। और मैं ये कहता हूं, ये बुक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कहीं से कोई भी केमिस्ट्री की बुक लेके आइएगा, उस पर उंगली लगाइए और मैं आपको ऑब्जेक्टिव का जवाब देता हूं और चैलेंज करता हूं इस बात का मैं आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे स्टूडेंट जागरूक हो सके और आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी सिर्फ स्टूडेंट के हित के लिए। थैंक यू।